एज अ डॉक्टर ओरल हाइजीन का आपके लिए क्या मतलब है? सिर्फ ओरल हाइजीन में ये नहीं है कि आप ब्रश कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे दांत 24 घंटे थूक के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों के ऊपर एक पेलिकल लेयर बन जाती है। पानी की वजह से उसमें बैक्टीरिया होते हैं। जब हम स्टिकी फूड ज्यादा ले रहे हैं, शुगर कंटेंट ज्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से ये होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हमारे मुंह में बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें वो पीली परत आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही इंटरनेट पे लाइक कोका कोला में लाइक दांत डिसॉल्व हो जाते हैं। जब आप दिन में 6 बार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो आप समझ रहे हो, आप 6 बार अपना टॉयलेट साफ करके देखिए, उसमें पोरोसिटीज आ जाएंगे, उसमें मैल फंसना शुरू हो जाएगा, वो सरफेस स्मूथ नहीं रहेगी। हमारा दांत जो है बेसिकली बहुत प्लेन रहता है। जब हम एसिडिक चीजें लेते हैं, एसिड करता ये है कि वो जहां पे भी टच होगा वहां पे खड्डा कर देगा। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटे स्तर पे होता है, बट ये जब बार बार होता है, इसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कि बच्चों में दांतों में स्टेनिंग आ जाती है, दांतों में सेंसिटिविटी रहती है, या माल अलाइन टूथ रहते हैं। रूट कोज क्या होता है बैड ब्रेथ का कि हमने ब्रश नहीं करा और समथिंग एल्स? तो रूट कॉज तो यही है कि आप अगर अपने मुंह को साफ नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली इट विल स्मेल बैड। साफ करना जरूरी है। कहीं भी है, आपका घर है, घर साफ नहीं करोगे घर भी स्मेल करेगा। आप नहाओगे नहीं, आप स्मेल करोगे। सेम वे, आप ब्रश नहीं करोगे आपका मुंह स्मेल करेगा। सपोज आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आपके मुंह में खाना फंसता ज्यादा है, आपके दांत ज्यादा खराब होंगे। वैसे में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दैट इज व्हाई आई से कि आपको एटलीस्ट 6-8 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना जरूर चाहिए। हमारा मुंह इतना सेंसिटिव होता है, हमारी जीभ इतनी सेंसिटिव है, हम एक बाल तक को ढूंढ लेते हैं मुंह में। कभी मुंह में बाल आता है, हम ढूंढ लेते हैं ना, या मुंह में बाल आया, जीभ से निकाल लेते हैं बाहर। हम इतने सेंसिटिव मुंह में, हमारे मुंह में खाना फंसा होता है, हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आपको वो भी तो तंग करता है, हम क्यों इतना बर्दाश्त करते हैं? करने की जरूरत नहीं है। डोंट अवॉइड दीज सिग्नल्स। हमारी बॉडी बहुत ही, मैं बोलता हूँ कि इट्स अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीन। इसको हम खराब करते हैं। इसको अगर हम नेचुरली चलने दें ना, तो ये कभी खराब ना हो। सत श्री अकाल, अभिनंदन, नमस्कार, वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ फाउंडर्स अड्डा। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बड़ा ही रिलेटेबल है हम सभी की लाइफ से। हम उस चीज़ के बारे में ना तब तक टेंशन नहीं लेते जब तक कोई सीरियस प्रॉब्लम डेवलप नहीं हो जाती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डेंटल हेल्थ, या फिर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ओरल हाइजीन। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उन सभी मिथ के बारे में क्लैरिटी विद आवर सो स्पेशल गेस्ट मिस्टर रमनदीप सिंह, डॉक्टर रमनदीप सिंह, MDS परस्थोडोंटिस्ट, क्राउन ब्रिज स्पेशलिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, जो कि ना जाने कितने सालों से पेशेंट्स की स्माइल रीस्टोर करने में और एडवांस डेंटल ट्रीटमेंट में एक्सपर्टीज रखते हैं। सो डॉक्टर रमनदीप जी, वेलकम टू द फाउंडर्स अड्डा। थैंक यू सो मच तानिश। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। जैसा आपने बोला कि हाँ, सब रिलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली। ये हम सुबह उठने से लेके अपनी बैड ब्रेथ से लेके इस बारे में सोचना शुरू करते हैं, बट कभी कुछ करते नहीं। हमें बस सुबह ब्रश कर लेंगे, हमें लगता है कि हाँ पूरे दिन का काम हो गया, हम जो मर्जी खाएं, जो मर्जी करते रहें, तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ध्यान देना पड़ता है, देना चाहिए भी। बहुत सारे लोग आजकल अवेयर हो भी रहे हैं आपके माध्यम से, या बहुत सारी आजकल सोशल मीडिया पे अवेयरनेस आ रही है लोगों में। सो इट्स गुड, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। एंड ज़रूर हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड हमारी डे टू डे बिजी लाइफ में आजकल हम सीरियसली इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे डूज एंड डोंट्स हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं का ध्यान रख लें तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, बहुत कुछ ठीक हो सकता है बिना कुछ किए। तो दैट इज़ इट। अच्छा, चलो हम बात तो करेंगे ऑब्वियस। मैंने बोला सो स्टिग्मा एक टॉपिक है ना, ओरल हाइजीन हम देखते हैं नेट के ऊपर चलता है, उसके बारे में इन डीप हम बात करेंगे। पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशली डेंटल कैरियर में परस्थोडोंटिस्ट बेसिकली हम कहते हैं, इसकी एक सिलेक्शन कैसे हुई? मोटिवेशन आपका डायरेक्टली चाइल्डहुड से एम था या विद टाइम? बचपन में आई हैड वेरी क्रूकेड टीथ, मेरे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन थी, दांत मेरे बहुत ज़्यादा बाहर थे। तो माय मदर वाज वेरी कंसर्न। नाउ आई कैन सी परफेक्ट है। मेरे मदर बहुत कंसर्न थे मेरे स्माइल से लेके, तो वो मुझे, शी वाज द फर्स्ट वन जो इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया एक डेंटिस्ट के साथ। तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद द सेटअप एंड जैसे वो काम करते थे। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत अच्छे डेंटिस्ट मिले अपनी लाइफ में। एंड फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई वाज लाइक इन एंड आउट इन अ डेंटल क्लिनिक। तो वहाँ से एक
इंटरेस्ट सा जागा कि हाँ यार ये ब्रांच अच्छी है, डॉक्टर भी है, एंड यू नो आप पेशेंट को स्माइल कराते हो, आप पेशेंट की स्माइल वापस देते हो, तो इट्स अ नोबल कॉज। हाँ तो रही बात प्रोस्थो की, तो हाँ, फ्रॉम माई अंडर ग्रेजुएट डेज आई वॉज वेरी कीन टूवर्ड्स प्रोस्थोडोंटिक्स। तो हाँ, हमारे गाइड्स बहुत अच्छे थे, हमारे टीचर्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमारा इंटरेस्ट पैदा किया इस फील्ड में। तो या बाय गॉड ग्रेस एंड बाय गाइड्स ग्रेस हम ठीक है इस फील्ड में, एंड वी आर वेरी Okay. ब्लेस्ड। सो लाइक मैं एक वर्ड का बड़ा जिक्र कर रहा हूँ, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम बात करते हैं ओरल हाइजीन के बारे में, हमारे पास गिन गिन के ना 2-3 चीजें हैं कि हाँ ये कर लिया, ओरल हाइजीन इज डेफिनेटली डन फ्रॉम आवर साइड। बट एज अ डॉक्टर आप कैसे सजेस्ट करते हो एज अ डेंटिस्ट कि ओरल हाइजीन का आपके लिए क्या मतलब है? इंडियन हाउस होल्ड्स में एक अच्छी बात ये है कि हम सुबह उठते ही अपने बच्चों को ब्रश करवाते हैं, हम खुद भी ब्रश करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट उसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे सिर्फ ओरल हाइजीन में ये नहीं है कि आप ब्रश कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। यू नीड अ प्रॉपर डेंटल क्लिनिक विजिट। आपको डेंटल अपॉइंटमेंट्स लेनी चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स, मैक्सिमम 8 मंथ्स में एक बार तो आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। हमारी ओरल कैविटी कोई इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम। यहाँ पे कई 100 बैक्टीरियाज रहते हैं, ओके, स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, एंड आप सिर्फ ब्रश करके सब मैनेज नहीं कर सकते। वहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शायद ना देख पाओ घर पे, जो एक डेंटिस्ट ही आपको बता पाएगा। लाइक हम बहुत ही एक कॉमन सी बात करते हैं, बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि मेरे दांतों पे ना ऐसे पीली परत चढ़ गई है, ये हो गया। इट्स जस्ट बायोफिल्म या डिपॉजिट्स होते हैं, कैलकुलस होता है। होता ये है कि जैसे हमारे दांत हैं, हमारे दांत 24 घंटे थूक के अंदर रहते हैं, मुंह में हमारे 24 घंटे थूक रहता है, ओके, पानी में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों के ऊपर एक पेलिकल लेयर बन जाती है पानी की वजह से। उसमें बैक्टीरिया होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया, कुछ बैड बैक्टीरिया। जब हम ब्रश करते हैं वो लेयर डिस्टर्ब होती है, क्लीननेस आती है। जब हम इग्नोर करना शुरू करते हैं चीज़ों को, जब हम स्टिकी फूड ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं हमारी डाइट में, जो कि इंडियन डाइट में होता भी है। हमारी इंडियन डाइट मम्मी को तो लगती है बैलेंस्ड है, बट बैलेंस नहीं होती। बहुत ज़्यादा कार्ब्स हम कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, कैल्सिफिकेशन हो जाती है इन सब चीज़ों की, जिसकी वजह से हमें वो पीली परत आना शुरू हो जाती है। एंड कुछ लोगों को जब हम वो क्लीन करते हैं तो उसमें भी अजीब लगता है कि यार आपने मेरा दांत तोड़ दिया। वो आपका दांत नहीं है, ओके, इट्स जस्ट अ ओवर ग्रोथ, जो आपका कचरा इकट्ठा हुआ, जो वहाँ पे कैल्सीफाई हो गया, जम गया आपके दांत के साथ, तो वो आपका दांत नहीं है। कई बार ये हम चलो एक मिथ बस्ट कर देते हैं। कई बार लोग कहते हैं जी हम स्केलिंग कराने गए थे, डॉक्टर ने दांत छील दिया। इट्स नथिंग लाइक दैट। वो एक आपके दांतों के ऊपर डिपॉजिट्स थे जो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से कैल्सीफाई हो गए, हमने वो रिमूव किए है, ओके। आपकी जीभ को अजीब लगता है कुछ दिन, आपके होठों को अजीब लगता है कुछ दिन स्केलिंग के बाद, वो जस्ट बिकॉज कि वो आपको उस कचरे की आदत पड़ गई थी, आपकी जीभ को वो नॉर्मल लगने लग गया था। तो ये भी हम एक मिथ ब्रेक कर रहे हैं कि स्केलिंग कराने से दांत पतले होते हैं, पतले नहीं होते। वो जो जमा हुआ था एक्स्ट्रा वो निकला है, आप अपने ओरिजिनल दांत को फील करते हो पहली बार बहुत सालों बाद, तो आपको अजीब लगता है। ओके, लाइक बिकॉज पास्ट से कैरी कर रहे हैं तो हमें लगता है दांत एग्जैक्टली। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देते हैं, बहुत अवेयरनेस हो जाता है अक्सर, बट आइडली हमें 6-8 महीनों में एक बार ज़रूर डेंटल क्लिनिक जाना चाहिए, एंड वी शुड गो फॉर स्केलिंग अगर हमारे मुंह में डिपॉजिट्स हैं। सी, इसमें भी एक चीज़ और ऐड होती है। सपोज आपके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, नेचुरली या आइडली आपके दांत एक फिगर में होने चाहिए, एक अलाइनमेंट में होने चाहिए, वहाँ पे कोई अंडरकट्स नहीं होने चाहिए जहाँ पे खाना फंस सके। अगर आपके दांत खाना खाते वक्त आपके दांतों में खाना फंस रहा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको उसको भी एड्रेस करना चाहिए, ओके। जब आपके दांत टेढ़े मेढ़े होंगे और खाना वगैरह ज़्यादा फंसेगा तो आपके दांत गंदे भी ज़्यादा जल्दी होंगे, ये डिपॉजिट ज़्यादा बनेंगे। इट्स मीन्स कि आपको ज़्यादा दांतों की सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले क्लिनिक तक जाइए। सबसे पहला या सबसे पहला काम ये है कि आप एटलीस्ट क्लिनिक तक जाइए। जो सोचा है उसे पूरा वी आर नॉट सेइंग कि आप जाओ और जाके डायरेक्ट ये करवाना शुरू कर दो। इफ़ यू आर डाउटफुल, आप
एक क्लिनिक पे जाओ, 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, देन यू मेक अप योर माइंड। आप सजेशंस ले सकते हो डॉक्टर के साथ। ऑनलाइन आजकल इतने सारे क्लिनिक्स के नंबर्स हैं आपके पास, आप किसी को भी कॉल करके एटलीस्ट सजेशन तो ले ही सकते हो। काउंसलिंग लाइक एग्जैक्टली। तो मेक योर ओन, यू नो, एक कंसर्न सा डिसीजन लीजिए अपने लिए, एंड डोंट इग्नोर योर ओरल हेल्थ। ओके। तो हमने जैसे बात करी और बीच में एक वर्ड यूज करा हमने, टूथ ब्रश, है ना। आई थिंक स्टार्टिंग मतलब कि हम उठते हैं ना तो ऐसा होता है ना कि हमारे सियाने कहते होंगे जिमें कि सुबह उठ के भगवान को माथा टेको, आफ्टर दैट सेकंड थिंग वी डू इज लाइक टूथ ब्रश, है ना। बिल्कुल। तो इसके बारे में एग्जैक्ट हमने मिथ देखे हैं कि हमने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही करो जैसे, लाइक आपके हिसाब से कितने टाइम तक हमें करना चाहिए अराउंड इन ड्यूरेशन? व्हाट आर बुक्स सेज कि 1.5 से 2 मिनट की लाइट हैंडेड ब्रशिंग इज इनफ। ओके। व्हाट वी डू इज, हम बहुत ज़्यादा एक गलती ये करते हैं, जब हम ब्रश करते हैं हम जोर लगाना शुरू कर देते हैं ना। हमारे बाइसेप्स की भी ट्रेनिंग होती है ब्रश करते हुए। पॉइंट इज, जोर लगाने से आपके दांत साफ नहीं होंगे। आपके दांत, आप जहाँ पे जोर लगा रहे हो फ्रंट सरफेस से, तो आपको दांत साफ दिख रहे हैं, बट हो सकता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपने बहुत सारा कचरा उन स्पेसेस में पुशअप कर दिया जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आएगा। ओके। हमारे दांत कोई भी किसी भी दांत की अगर आप देखो तो 4 सरफेसेस होती हैं। ओके। 2 फ्रंट बैक एंड 2 साइड्स भी तो हैं। ओके। हम ब्रशिंग जब कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी फ्रंट सरफेस को ध्यान दे रहे हैं, या बैक सरफेस मैक्सिमम, वो भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। जो इंटरडेंटल स्पेसेस हैं हम उनके बारे में कभी सोचते भी नहीं है। तो उसके लिए फ्लॉसिंग है। फ्लॉसिंग क्या है? डेंटल फ्लॉस। या फ्लॉस बेसिकली क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ थ्रेड। एक थ्रेड है जिसके ऊपर वैक्स की लेयरिंग होती है। वैक्स की लेयर भी इसीलिए है कि जब आप फ्लॉस की मूवमेंट करो तो आप अपने दांत को, अपने मसूड़ों को ना काट दो। ओके। तो वो भी हमें बहुत लाइट हैंडेडली अपने दांतों के बीच से उसको रन करना है, जो वहाँ फंसा होगा वो निकल जाएगा। हम बात प्रेशर की कर रहे थे। कई बार क्या, मोस्टली हमें ये लगता है कि जब हम जोर लगा के ब्रश करेंगे तो हमारे दांत ज़्यादा साफ होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपके दांत की सरफेस को साफ करने के लिए डेंटिफ्राइसिस, जो हमारा टूथपेस्ट है, वो काम करेगा। उस पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके। जब आप ब्रश कर रहे हो, यू नीड टू अप्लाई अ वेरी माइल्ड प्रेशर, या प्रेशर ना भी होगा तो चलेगा। इफ योर ब्रश इज जस्ट टचिंग योर टूथ, दैट इज इनफ। एंड एक ही मोशन कंटिन्यू मत करिए। ओके। हमें आदत होती है हॉरिजॉन्टली शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट ये रहता है आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स कि आपके दांत एक पर्टिकुलर एरिया से, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, वहाँ से कटना शुरू हो जाते हैं, घिसना शुरू हो जाते हैं। आपको ठंडा गर्म लगेगा। अल्टीमेटली आगे चल के आपको आरसीटीज करवाने पड़ेंगे, कैपिंग लेने पड़ेंगे। ये सिर्फ किस लिए कि आपकी ब्रश करने की टेक्निक गलत है। तो ये इसमें भी टेक्निक चाहिए। इसमें इट्स नॉट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेनिंग नहीं चाहिए, जस्ट इट्स जस्ट कि आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा प्रेशर ना लगाओ, और सर्कुलर मोशन करिए या वर्टिकल करिए, एक कॉम्बिनेशन करिए। एक ही मोशन करते रहेंगे, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर टूथ। एंड अदर थिंग इज कि हमारी डाइट, जैसे आजकल हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स दे देते हैं, बट इसका भी एक मिथ है, लाइक मैंने सुना, लाइक ऐसे ही इंटरनेट पे, लाइक कोको कोला में लाइक दांत डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व हो नहीं जाते। सी 2 चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। हमारे दांत जो बने होते हैं ना, हमारे दांत की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। ओके। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम इनेमल कहते हैं। इनेमल नेचुरली कोई भी जो मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं ना, उसमें इनेमल से मजबूत कोई चीज़ नहीं होती। ओके। हमारी बॉडी में बेसिकली सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ इनेमल है। हमारी हड्डियां गल जाती हैं, हमारे दांत नहीं गलते। तो जब ऐसी एक सख्त चीज़ पे हम रोज रोज बार बार एसिड फेंकेंगे, लाइक हम कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं, एसिडिक है, एसिड है, या हम बेवरेजेस ले रहे हैं या हार्ड ड्रिंक्स ले रहे हो, तो दैट्स नॉट गुड फॉर योर टूथ। वो भी कितना देर रेजिस्ट करेगा? जब आप दिन में 6 बार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो आप समझ रहे हो, आप 6 बार अपना टॉयलेट साफ करके देखिए, उसमें पोरोसिटीज आ जाएंगे, उसमें मैल फंसना शुरू हो जाएगा, वो सरफेस स्मूथ नहीं रहेगी। होता ये है, जब हम बार बार ऐसी एसिडिक चीज़ें लेते हैं, हमारे दांत के ऊपर माइक्रोपोर्स बनते हैं। हमारा दांत जो है बेसिकली बहुत प्लेन रहता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बहुत ही स्मूथ रहता है।
ओके, जिसकी वजह से उसके ऊपर कुछ जमता नहीं है। जब हम एसिडिक चीज़ें लेते हैं, एसिड करता ये है कि वो जहाँ पे भी टच होगा वहाँ पे खड्डा कर देगा। ओके, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटे स्तर पे होता है, बट ये जब बार बार होता है, इसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कि बच्चों में दांतों में स्टेनिंग आ जाती है, दांतों में सेंसिटिविटी रहती है, या माल अलाइंड टूथ रहते हैं। तो ये सब, इसमें हमारी एक डाइटरी जो रोल है ना, जो हमारी डाइट का रोल है, हमें उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स लेने की ज़रूरत है, हमें फाइबर लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। फाइबर लेने से होता ये है, जब हम खा रहे हैं फाइबर को, नेचुरली हमारे दांतों की ब्रशिंग हो रही है। समझ रहे हैं? जैसे आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, या आप आदत डालते हैं कच्ची सब्जियां खाने की, या थोड़ी सी बॉइल्ड सब्जियां खाने की, उसमें फाइबर है। इट्स लाइक अ नेचुरल ब्रश। जब वो दांतों के बीच से जाएगा तो वो, अगर वहाँ पे कोई कुछ जमा भी हुआ है तो उसको भी निकाल लेगा। कई बार थ्रेड्स ज़रूर फंस जाते हैं, फाइबर्स फंस भी जाते हैं, बट ओवरऑल उनका काम ये है हमारी डाइट में कि हमारे दांतों को भी साफ रखती है। वो हमारे गट को तो साफ रखते ही हैं, हमारे गट को भी फ्लश करते हैं, जैसे वो वैसे सेम वे वो हमारे दांतों को भी फ्लश करते हैं। हमें फाइबर लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, मुंह को साफ रखिए, खाना खाने के बाद दांतों को हल्का सा क्लीन ज़रूर करिए, या तो एटलीस्ट कुल्ला करिए, या एटलीस्ट सॉफ्ट हैंडेडली खाली ब्रश ही रन करिए। ओके, तो ये है कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि दांतों को साफ कैसे रखना है, या हम इससे आगे बढ़ते हैं कि अगर सपोज मैं दांत साफ नहीं कर रहा हूँ, होगा क्या? तो क्या होगा? जब मेरे दांत ना जब भी खराब होते हैं ना, हम उसको अपनी भाषा में डेंटल केरीज कहते हैं। ओके, डेंटल केरीज। इट्स लाइक कि कोई चीज सड़ गई, आपका दांत सड़ना शुरू हो गया। अब कोई केरीज है ना, उसके बढ़ने के लिए या बनने के लिए ना 3 चीजें चाहिए होती हैं। ओके, एक तो है सरफेस। सरफेस मतलब मेरा दांत। ओके, दूसरा है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो रॉट हो रहा है। तीसरा है उस बैक्टीरिया के लिए सबस्ट्रेट। ओके, ठीक है, सबस्ट्रेट है आपका खाना, फूड हमारा जो हम ले रहे हैं। ओके, अब जितनी देर आपके मुंह में खाना फंसा रहेगा, और वहां पे बैक्टीरिया तो है ही है, आप मुंह से बैक्टीरिया खत्म नहीं कर सकते। आपका गुड बैक्टीरिया भी है, आपका बैड बैक्टीरिया भी है। ओके, तो दोनों ही जरूरी है। चलो, बैड हम ये नहीं बोलेंगे कि जरूरी है, बट हाँ, अगर गुड है तो बैड भी है। आप अपने मुंह से बैक्टीरिया खत्म नहीं कर सकते सर। ठीक है, जब बैक्टीरिया को खाना मिलेगा, सपोज मेरे 2 दांतों के बीच में खाना फंसता है और मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ और मैं उसको साफ भी नहीं करता हूँ, और मुझे आदत हो गई है उस चीज की, वहां पे बैक्टीरिया को 24 घंटे खाना मिल रहा है। ओके, वो अपना काम करता रहेगा, वो खाना खाता रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा, एसिड रिलीज करेगा। उस एसिड से क्या होगा? मेरा दांत खराब होगा। तो इवेंचुअली मैं तब ध्यान देना शुरू करता हूँ जब मुझे दर्द होना शुरू हो जाता है। तब तक हम बहुत लेट हो चुके होते हैं, खाना खाते टाइम पूरे दिन में याद नहीं। बिल्कुल। जबकि इसको सिर्फ वहीं पे रोका जा सकता था कि मैं अच्छे से ब्रश कर लेता, इसको साफ रख लेता, या अगर खाना फंस ही रहा था तो मैं डेंटिस्ट के पास चला जाता। तो कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अगर आप प्रिवेंशन ले लो, अगर आप बचाव करो रेदर देन की इलाज, तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए भी। इसके बारे में तो चलो इन डीप मुझे भी लगा पता। तो एक मिथ और भी होता है ना, लाइक ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? डेफिनेटली करना चाहिए। इसमें भी मेरा इसमें एक पर्सनल बिलीफ ये है कि हम जैसे सुबह उठते ही ब्रश करना शुरू कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। व्हाट माय पर्सनल बिलीफ इज, आपके मॉर्निंग ब्रश से ज्यादा जरूरी है आपका नाइट ब्रश। जब आप रात को खाना खा ले रहे हो, खाना खाने के बाद आपने डेजर्ट खाना है, कुछ भी करना है, सब कर लिया, आपने खाना खाया, वहां से उठ के बेड तक तो जाना ही है ना सर। बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लो, आप ब्रश कर लो। अराउंड 120 आपके ब्रश करने से होगा ये कि जहाँ पे कहीं पे खाना फंसा हुआ था ना, आपने बैक्टीरिया को भी डिनर दिया था, बस वो बैक्टीरिया का डिनर हटा दो वहां से। बैक्टीरिया को भूखा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप रात का ब्रश कर लो। आपके रात के ब्रश करने से होगा ये कि आपके बैक्टीरिया को टाइम नहीं मिलेगा उसको खाने का या वहां पे सड़न पैदा करने का। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमारे मुंह में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, व्हाट आई बिलीव इज पर्सनली, आपको सुबह उठ के फर्स्ट मील वैसे ही ले लेना चाहिए, एंड आपको फर्स्ट मील के बाद ब्रश करना चाहिए। ओके, बिकॉज आपके फर्स्ट मील और सेकंड मील में एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का टाइम होता है, डिफरेंस है। तो
एक तो वो टाइम पे आपके दांत क्लीन रहेंगे, एंड सेकंड थिंग इज फर्स्ट मील लेने के बाद अगर आपके मुंह में कुछ फंसा भी है वो भी साफ हो गया। तो पर्सनली इट्स माय चॉइस। बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग कर लेना चाहिए, बट व्हाट पर्सनली आई फील इज देयर इज अ लॉट ऑफ गुड बैक्टीरिया इन योर माउथ। आप सुबह फर्स्ट मील उस बैक्टीरिया के साथ ले सकते हो। हाँ, कन्वेंशनली हमें बचपन से आदत है इन चीज़ों को करने की, स्टार्टिंग से चलते मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप गलत कर रहे हो, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, दिस इज माय पर्सनल व्यू कि आपको फर्स्ट मील वैसे ही ले लेना चाहिए। आपको फर्स्ट मील के बाद ब्रश कर लेना चाहिए और रात को आफ्टर मील ज़रूर ब्रश करिए। अच्छा, एंड इसमें आप ओरल रिजीम कह लो या एक एक्स्ट्रा मेजर आप ये कर सकते हो। सी, वाइट सॉल्ट है, घर में होता है ना, नमक होता है, सोडियम क्लोराइड अगर हम साइंटिफिकली बोलें तो। आप घर में सलाइन वाटर बना लीजिए, कुछ नहीं करना है, थोड़े से पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करना है, रफली 1 कप पानी में 1/4 टीस्पून सॉल्ट, वो आपका सलाइन वाटर बन गया। आप उसके साथ कुल्ला कर लीजिए। उससे एक तो आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ थोड़ी कंट्रोल रहती है, दूसरा है कि अगर आपके मुंह में कहीं खाने की वजह से या किसी और वजह से कहीं पे इन्फ्लामेशन है, कहीं सूजन है, आपको उसमें भी रिलीफ आएगा। तीसरा ये जो आप बैड ब्रेथ आपको फील होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन बैड ब्रेथ। ओके, आप ये एक होम रेमेडी है। अब आप बहुत सारे लोग बोलते हैं साइंटिफिक है, साइंटिफिक नहीं है, ये है वो, ये साइंटिफिक ही है। सोडियम क्लोराइड है यार, एंटीबैक्टीरियल होता है। ओके, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म आया एक बार बहुत कि आप ये घरेलू नुस्खे क्यों बता रहे हो। अरे यार, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये इट्स नॉट कि मैं कोई भ्रम फैला रहा हूँ। इट्स सोडियम क्लोराइड, पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो। ये अगर आपको इस चीज़ से रिलीफ आ रहा है, या ज़रूरी नहीं है ना कि मैं हर बार अपने पॉकेट के बारे में सोचूं। ओके, तो अगर इस चीज़ से आपको रिलीफ आ रहा है, इस चीज़ से कुछ बेटर हो रहा है, तो व्हाई नॉट। एंड ठीक है, नाउ आजकल तो बहुत कुछ सजेस्ट कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है साइंस के नाम पे, मेडिकल के नाम पे, बट और हम मान भी लेते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज डॉक्टर बोल रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, आपने मेंशन करा ट्वाइस और थ्राइस टाइम बैड ब्रेथ, लाइक रूट कोज क्या होता है बैड ब्रेथ का, कि हमने ब्रश नहीं करा और समथिंग एल्स? देखो, रूट कॉज तो यही है कि आप अगर अपने मुंह को साफ नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली इट विल स्मेल बैड। ओके, ठीक है, साफ करना जरूरी है। कहीं भी है, आपका घर है, घर साफ नहीं करोगे घर भी स्मेल करेगा। आप नहाओगे नहीं, आप स्मेल करोगे। सेम वे, आप ब्रश नहीं करोगे, आपका मुंह स्मेल करेगा। ओके, नाउ इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सपोज आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आपके मुंह में खाना फंसता ज्यादा है, अगर फंस ज्यादा रहा है तो वहाँ डिके भी ज्यादा होगा। ठीक है, आपके दांत ज्यादा खराब होंगे। वैसे में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दैट इज व्हाई आई से कि आपको एटलीस्ट 6-8 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना जरूर चाहिए। चाहे कुछ है नहीं है, कुछ करवाना है नहीं करवाना, बट एटलीस्ट विजिट योर डेंटिस्ट। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हम पहले पकड़ लें, आपके लिए भी अच्छा है एंड आपको आगे आने वाले पेन से भी नहीं गुजरना पड़ता। सपोज हम केरीज की बात करते हैं या जिंजिवाइटिस की बात करते हैं, ये दोनों चीज़ें शुरू होती हैं खाना फंसने से। ओके, अब हमारा मुंह इतना सेंसिटिव होता है, हमारी जीभ इतनी सेंसिटिव है कि हम एक बाल तक को ढूंढ लेते हैं मुंह में, है ना। कभी मुंह में बाल आता है, हम ढूंढ लेते हैं ना, ये मुंह में बाल आया, जीभ से निकाल लेते हैं बाहर। हम इतने सेंसिटिव मुंह में, हमारे मुंह में खाना फंसा होता है, हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आपको वो भी तो तंग करता है, हम क्यों इतना बर्दाश्त करते हैं? करने की जरूरत नहीं है। डोंट अवॉइड दीज सिग्नल्स। हमारी बॉडी एक बहुत ही, मैं बोलता हूँ कि इट्स अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीन। ठीक है, इसको हम खराब करते हैं। इसको अगर हम नेचुरली चलने दें ना, तो ये कभी खराब ना हो। जैसे नेचर ने हमें बनाया था ओमनीवरस, कि हम मीट भी खाएंगे, हम पत्ते भी खाएंगे, हमारे दांत भी साफ रहेंगे, हमारी गट भी साफ रहेगी। हम नहीं करते। हम सॉफ्ट होते जा रहे हैं, हम वी आर गोइंग टूवर्ड सॉफ्टर डाइट। ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारी बॉडी में ना जो चीज़ यूज़ नहीं होती वो ख़त्म हो जाती है। जैसे आज से 10,000 साल पहले हमारे 4 मोलर्स होते थे। ओके, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे स्कल्स ऐसे मिलते हैं, मैं एग्जैक्टली अब वो स्पीशीज़ का नाम भूल रहा हूँ। उनमें 4 मोलर्स होते थे, हमारे 3 हैं। हमारी आने वाली जनरेशन में 2 हैं। रह जाएंगे। डिफरेंस क्या है?
क्यों हुआ, ये कम क्यों होते जा रहे हैं, हमारा मुंह छोटा होता जा रहा है। ओके। ओके, इसका रीज़न है हमारी डाइट। हम्म। आज से 10,000 साल पहले हमारे बहुत पीछे के दादाजी कच्चा मांस खाते थे। उनको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा फोर्स चाहिए थी, हाँ, स्ट्रेंथ याद है। तब उनके बड़े मोलर्स होते थे, 4 मोलर्स होते थे। फिर क्या हुआ, हमें आग के बारे में पता लग गया, हम आग पे खाना पकाने पका लगे। के खाने लगी। जब खाना पकने लग गया, खाना सॉफ्ट हो गया, हम सॉफ्ट डाइट की तरफ आने लग गए। 3 मोलर्स हमारे दादाजी के टाइम तक प्रॉपर 3 मोलर्स होते थे मुंह में और फंक्शनल होते थे। हमारे मम्मी के टाइम से या हमारे टाइम से जो आज की डेट में 30-40 साल के हैं, इनके मुंह में 2 ही मोलर्स हैं, या थर्ड मोलर है भी तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में है, कोई इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है। क्या रीज़न है? हमारे मुंह में स्पेस ही नहीं होती। स्पेस क्यों नहीं होती? हमारी एवोल्यूशन की वजह से, हमारी डाइट की वजह से, हमारी सॉफ्टवेयर डाइट की वजह से हमारे मुंह छोटे होते जा रहे हैं। हमारी बॉडी को पता लग रहा है कि यार ये तो इतना चबाता नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा दांत क्यों रखना है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल करो, डाइट को थोड़ा अच्छा करिए, मिक्स डाइट लीजिए। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि सख्त चीज़ें मत खाओ, सख्त चीज़ें ज़रूरी हैं, आपके दांतों की नेचुरल ब्रशिंग के लिए ज़रूरी हैं, आपकी ऑस्टियोप्रोसेप्शन के लिए ज़रूरी हैं। जब आप खाना खाते हो ना, आपके दांत पे जोर पड़ता है, वो दांत का जोर आपकी हड्डी पे जाता है। ओके। ओके, हमारे दांत हड्डी में लगे होते हैं, ओके, बोन में लगे होते हैं, ये मैक्सिला नीचे मैंडिबल है। जब उन पे जोर लगता है ना, जब उन हड्डी पे एक सिग्नल जाता है कि जोर आ रहा है, वहाँ पे हमारी हड्डी की और डेपोजिशन होती है, हमारी बोन क्वालिटी इंक्रीज होती है। ओके। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब लकड़ी खाना शुरू करते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि फाइबर खाना चाहिए, फाइबर खाओ, इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर योर ओरल हेल्थ। ओके। और मेरे को ना एक क्वेश्चन आ रहा था वो टाइम से, लाइक क्यूरियोसिटी, लाइक एज अ डेंटिस्ट आप कभी ऐसे रिलेटिव्स के यहाँ देखे, उनके दांत देख के आपने कभी बताया यू माइट हैव लाइक एनी काइंड ऑफ हाँ, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा। ऐसे एज अ ऐसा तो नहीं डेंटिस्ट हुआ कि फिर नेक्स्ट टाइम से उन्होंने मुंह बंद रखा हो? फिर नहीं खोलना ही नहीं, मुंह, अरे नहीं, वो जानबूझ के पूछते हैं। इट्स लाइक के डेंटल क्लिनिक उनके घर पे आ जाता है। प्रॉपर तो बेनिफिट तो लेंगे। whenever I am visiting my relative, it's like कि अच्छा तूने पिछली बार ये बोला था, हम कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ा अभी तक। आई एम ऑलवेज लाइक कि यार आप क्लिनिक आओ, मुझे मेरे यहाँ आने का वेट मत करो। यहाँ पे एज अ रिलेटिव भी आया हूँ मैं भी। होता है डेफिनेटली, बट इट्स अ गुड थिंग कि आप फैमिली में अगर आप डेंटिस्ट हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी बेनिफिशियल है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन जाती है कि हाँ यार, आपकी फैमिली में दांत नहीं खराब होने चाहिए। हाँ। फिर ताने बड़े पड़ते हैं। इसी के बारे में बात कर रहे थे हम कि काइंड ऑफ आपने बताया कभी किसी को कि दांत देख के प्रॉब्लम का पता एज ए डेंटिस्ट ना, अब तो अराउंड 11-12 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो अब जब भी कभी हम बात करते हैं ना, शायद किसी का फेस देखना मिस हो जाए, किसी की आंख देखना, कपड़े देखना मिस हो जाए, एक चीज एज सुन एज वो बंदा बोलना शुरू करेगा, हमारा ध्यान उनके मुंह में ही होता है, एंड हम माइंड में बना रहे होते हैं, अच्छा इसका ये भी खराब है, इसका ये भी खराब है, इसको ये भी कराना है। तो हाँ, डेफिनेटली प्रोफेशन है तो ज़रूरी है, नेचुरली इनवॉलंटरली ध्यान जाता है। इट्स नॉट लाइक कि हम सोच के चलते हैं कि यार इसके दांत देखने हैं, नेचुरल सा इंस्टिंक्ट आ गया है कि अब आप मेरे सामने बैठे हुए हो, तो अब मैं यही सोच मैं रहा जब हूँ, उठूंगा मैं आपको सजेस्ट करके जाऊंगा कि आपको क्या क्या कराना है। मैं तो बोल रहा था मैं मुंह बंद रख लेता हूँ थोड़ा टाइम। अच्छा, ये तो हमने बात करी इन डीप है ना। लाइक एक टर्म और होती है कि ओवरऑल हेल्थ समवेयर रिलेट्स विद आवर, लाइक डेंटल हेल्थ समवेयर रिलेट्स विद आवर ओवरऑल हेल्थ। डेफिनेटली, तो डेफिनेटली मैंने ऐसे सुना है लाइक डायबिटीज और हार्ट के रिलेटेड भी कुछ बहुत से डिजीजेस हैं जो बिल्कुल बिल्कुल रिलेशन ये है कि सी आपने, इट्स योर गेटवे, आपकी बॉडी का गेटवे है आपका मुंह, ठीक है। आपकी बॉडी में आपने कुछ भी पहुंचाना है, सपोज आपने मसल बनाना है ना, तो आपने चिकन खाना है या प्रोटीन खाना है, कहाँ से खाओगे? मुंह से खाओगे। ओके, तो दिस इज द गेटवे ऑफ योर बॉडी। अगर आपका गेटवे ही गंदा है, या गेटवे पे ही 1000 बैक्टीरिया बैठे हुए हैं जो आपको बीमार करने के लिए अंदर जाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। ओके, जब आपके दांत खराब है ना, सपोज
हमने बहुत सारे यंग पेशेंट्स देखे हैं जिनमें सीरियसली चबाने के लिए दांत ही नहीं होते, वो बोलस खा रहे होते हैं लिटरली। इट्स लाइक कि वो कहते हैं कि हम ऐसे खाना मुंह में रखते हैं, थोड़ा बहुत जो चबाया जाता है बाकी हम चबाया नहीं चबाया अंदर कर लेते हैं। हाँ। सी हमारा डाइजेशन है ना, हम्म। हम खाना पचाने की बात करते हैं, हम्म। ये आपके मुंह से शुरू हो जाता है। जब आप खाने को तोड़ना शुरू करते हो ना मुंह में, हमारी सलाइवा के साथ आपका खाना मिक्स होता है। हमारी Yeah. सलाइवा में बहुत से enzyme टाइलिन होते हैं। नाम का एक एंजाइम होता है, वो नीचे अंदर जाके बहुत सारे एंजाइम्स के साथ मिलके बहुत सारे और काम एंजाइम्स करते हैं। बनाते हैं जो आपके खाने को पचाते हैं, खाने के अलग अलग भाग को पचाते हैं। तो बेसिकली आपका डाइजेशन आपके मुंह से शुरू होता है। जब आपके मुंह में प्रॉपर आप खाना चबाते नहीं हो ना, आप उस खाने में से उतना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब ही नहीं कर नहीं पाते कर हो। पा रहे। बहुत सारा न्यूट्रिशन तो अपच ही निकल जाता है। हम्म। मैं एक एग्जांपल दूंगा, सम में फाइंड इट वेरी ग्रोस। एलिफेंट है ना, हाथी है। एलिफेंट का डंग होता है ना, जो एलिफेंट डंग होता है, इट्स लाइक 60% अनडाइजेस्टेड फूड। ओके। ओके, इट्स जस्ट बिकॉज कि उसको 200 किलो खाना होता है दिन में, हाँ। तो वो 200 किलो तो ग्राइंड करने बैठेगा नहीं, जो चबाया गया चबाया अंदर किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर 200 किलो में से 60%, इट्स लाइक मोर देन 120-130 किलो आप पचा ही नहीं पा रहे हो। आप पचा पा रहे हो सिर्फ 60-70-80 किलो। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो इतना चबाता नहीं है। हाथी खाना चबाता नहीं है, वो जितना चबा पाए उतना चबा के अंदर करता है। मैं जस्ट एज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सेम वे जब हम खाने को चबाते नहीं है ना, जैसे एक कहावत होती है कि च्यू योर फूड 32 टाइम्स, क्योंकि आपके मुंह में 32 दांत हैं। मतलब ये होता था कि जब आप जितना खाने को चबाते हो, जितना आप उसको ब्रेक डाउन करते हो, जितना उसको आप सलाइवा के साथ टाइम देते हो, वो उतना ज्यादा डिसइंटीग्रेट होता है फूड। जितना ज्यादा डिसइंटीग्रेट होगा उतना ही आसान होगा आपकी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को उसमें से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करना। जब वहां सपोज इट्स लाइक कि यार एक सील्ड पैकेज है, उसको आपने मुंह में खोलना है और वो उसकी डिलीवरी पेट में होगी। ओके, अगर आप सील्ड पैकेज ही पेट में भेज रहे हो तो कहाँ से आप उसमें से डिलीवरी ले लोगे? तो हाँ, ओवरऑल हेल्थ जरूर इफेक्ट होती है। सेकंड थिंग, डायबिटिक के केसेस में एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ देखने को हमें मिलती है, जिंजीवाइटिस कहते हैं आप उसको। जिंजीवाइटिस क्या है? बेसिकली वो मसूड़ा या वो मांस जो आपके दांत के आसपास होता है, उसको हम जिंजाइवा कहते हैं। जब उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग क्यों आती है? जब आप साफ सफाई प्रॉपर नहीं करते हो, ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो आसपास का मांस जो रहता है ना, जो जिंजाइवा रहता है, वो सूज जाता है। ठीक है, ये एक इंडिकेटिव होता है डायबिटीज का भी। ओके। तो इन चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है जब आपको बार बार ऐसे जिंजाइवल एनलार्जमेंट्स होती हैं, जब आपको जिंजिवाइटिस बार बार हो रहा है, तो इट्स अ सिग्नल। ये आपको डेंटिस्ट आपको डायरेक्ट करेगा कि आप एक फिजिशियन से मिलिए या आप अपना एक बॉडी प्रोफाइल करवाइए। तो ये छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं। हमारी बॉडी एक बहुत ही ज़बरदस्त इंजीनियरिंग है, ये खुद ही आपको सिग्नल देती है, इट्स जस्ट कि हम इग्नोर करते हैं। तो ऐसा नहीं होता जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी मम्मी के खराब थे, मेरे भी दांत खराब हैं। जेनेटिक्स। आपकी मम्मी के अगर दांत टेढ़े मेढ़े थे, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मम्मी के दांत खराब थे तो आपके दांत खराब हैं। आपके दांत आपकी वजह से खराब हैं। केयरलेस जी। अच्छा, ये तो बात हुई इन डेप्थ, हमने जान लिया ओरल हाइजीन मोटा मोटा ऊपर से, है ना। तो अक्सर हम बचपन में क्या करते हैं ना, दांत टूटा तो हम बोलते हैं कि छान होती है ना, छान है ना, उसके ऊपर फेंक दो, चिड़ी को बोलना चिड़ी चिड़ी दांत वापस कर दे, है ना। तो वो रिलेट करता। और आज के टाइम में लाइक इन केस किसी का दांत विद एज, ज्यादा बच्चों के तो आ जाते हैं वापस, है ना, विद एज किसी का दांत टूट गया, तो अगर वो उसकी रिकवरी ना करवाए तो लाइक इन फ्यूचर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उससे। जब हम पैदा होते हैं ना, कुदरत ने हमारे मुंह को उस टाइम पे डिज़ाइन किया होता है कि हम दूध पी सकें। माँ का दूध पीने के लिए हमारा जो मसूड़े होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं। अगर आप बच्चों को देखोगे ना, जो नए नए बच्चे होते हैं, उनके आगे के जो मसूड़े होते हैं वो बड़े मोटे मोटे होते हैं। वो कुदरत ने दिए होते हैं कि आप दूध पी सको माँ का, ओके, आप ताकि निपल को अच्छे से सक कर सको। जब आप
5 महीने के होते हो, 5.5 महीने के होते हो, आप थोड़े से बड़े होते हो, वो एज है जब आप हल्का हल्का कुछ सेमी सॉलिड सा खाना शुरू करते हो, तब हमारा पहला दांत आता है। ओके, यू कैन से कि 5 महीने से आपके दांत आना शुरू हो जाते हैं। ओके, और ये प्रोसेस लगभग 3 4 5 साल चलता है। आपके जो दूध वाले दांत होते हैं, जिसको हम प्राइमरी डेंटिशन कहते हैं, वो लगभग 20 दांत होते हैं। ओके, ओके, वो 20 दांत आपके मुंह में कुछ टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, लगभग आप मान के चलिए 12 से 13 साल की उम्र में आपके सारे दूध के दांत टूट जाने चाहिए। ओके, अगर आपके घर में कोई है जो 13 साल के हैं और अभी भी उनके कोई दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। अब ना टूटना कैसे नुकसान कर सकता है? नेचुरली होता ये है, जब एक कोई दूध का दांत है, सपोज एक दूध का दांत है और नीचे से कोई एक परमानेंट दांत आ रहा है, नेचुरली होता ये है, दांत आते वक्त एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऊपर वाले दांत के ऊपर। ओके, जब ऊपर वाले दांत की रूट पे प्रेशर पड़ता है ना, वो रूट अपने आप खत्म होना शुरू हो जाती है। ओके, और ऊपर का जो छिलका रहता है वो नॉर्मली वैसे ही टूट जाता है या निकल जाता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि ये हमारा दूध का दांत ऊपर से टूटता नहीं है या निकलता नहीं है, जिसकी वजह से जो नीचे से दांत आ रहा है ना, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से कई बार हमारे बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं। तो इन सिग्नल्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई है जिसके सपोज 5-6 साल के हो गए हैं और परमानेंट दांत आना शुरू नहीं हुए या दांत टूटना शुरू नहीं हुए, वो भी गलत है। ओके, दूध वाले दांत जो हैं उनको बेसिकली 5 साल से टूटना शुरू कर देना चाहिए। ओके, बहुत सारे दांत होते हैं, नए दांत भी आते हैं, बच्चे प्रॉब्लम बोलते हैं जी यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। कई बार बच्चे अवॉइड करते हैं, बच्चे दर्द की वजह से, डर की वजह से नहीं बताते। एक तो अपने बच्चों को ये बोलना बंद करो कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। ओके, ये चुप करवाने के लिए सीरियसली ये इतना फोबिया डाल देता है। लिटरली इतने पेशेंट्स आते हैं जो बाहर तक ठीक रहते हैं, बाहर वेटिंग एरिया तक ठीक है, एज सून एज दे एंटर द क्लिनिकल एरिया, सीरियसली वो ऐसे बिहेव करते हैं कि हम जैसे मतलब वी आर अबाउट टू किल हिम। आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों के दिल में फोबिया मत बिठाइए, एटलीस्ट डॉक्टर का तो कभी नहीं। ओके, आप घर वालों में किसी का बिठा लो, कुछ भी कह लो, आस पड़ोस में, हाँ, डॉक्टर का मत बिठाइए। ये डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है उसको कन्विंस कर पाना। ये इट्स लाइक बच्चे जो है ना, दे आर लाइक अ ब्लैंक कैनवस। आप उस पर जो मर्जी बना लो, आप उस पर अगर फियर को कल्टीवेट करना चाह रहे हो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हम बच्चे को चुप कराने के लिए, डराने के लिए बोल देते हैं, ये तेरे डॉक्टर अंकल आए इंजेक्शन लगा देंगे। होता है, मैं भी कई बार फ्रेंड्स में जाता हूँ तो ऐसा बोलते हैं, तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि नहीं, ये एसोसिएशन हो जाएगा बच्चे का, डॉक्टर और इंजेक्शन का, कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, इंजेक्शन लगाएगा। फर्स्ट थिंग केम इनटू माय माइंड। उसको अगर दर्द भी होगा ना कल को दांत में, वो आपको बताएगा नहीं। वो ही नोज की, ही और शी नोज की ये डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और इंजेक्शन लगेगा। पॉजिटिव अश्योरेंस करिए, पॉजिटिव एक रिलेशन बनाइए। जब आप बच्चे को आदत डालते हो ना डॉक्टर के पास जाने की, एंड बच्चा भी कंफर्टेबल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम पे हमें पता लगेंगी और हम टाइम पे उसको ट्रीट कर लेंगे। सपोज कोई दांत है नहीं टूटा था, मैं सिंपल वो दांत रिमूव कर दूंगा, जो नीचे से परमानेंट दांत आ रहा है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। ओके, इतना ही था। आपको बाद में बड़े होके तार लगवाने की जरूरत नहीं है या अलाइनर्स लगवाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रिवेंशन से ही रुक जाती हैं। तो हम आज की डेट में, मैं बोलता हूँ कि कई बार बोलता हूँ और बहुत सारे लोग अफेंड भी हो जाते हैं कि वी आर ना लाइक, हम बस सिम्टम ट्रीट करके भेज देते हैं। समझ रहे हो? आपको दांत का दर्द हुआ, मैंने आपका दर्द खत्म कर दिया। वो दर्द हुआ क्यों था, रूट कॉज क्या था, हम उस तक नहीं पहुंचते। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ये मुझे बहुत गलत लगता है। हाँ, इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। ओके, तो आपके हेल्प से हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, जितने लोगों तक ये चीज़ पहुंच पाए कि एक पॉजिटिव रिलेशन बनाइए।
बच्चों को डराओ मत कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, वो यही सोचता रहेगा फिर। अच्छा, तो हमने इस चीज़ के बारे में बात कर ली है ना कि दांत टूट गया, तो प्रेजेंट टाइम में कितने ऐसे अल्टरनेटिव मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास जिससे कि उसकी इंस्टेंट रिकवरी हो जाए। लाइक एक वो चीज़ मैंने मेंशन करी थी इन द इंट्रोडक्शन सेशन, और 72 आवर्स में फिक्स्ड टीथ उसके बारे में भी। देखो, एक दांत है ना, हाँ। जब आपका एक दांत टूटता है, मैं आपको चलो पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ कि होता ओके। क्या है। अ, आप मेरी उंगलियों को ना दांत मानिए। ओके। ओके, हमारे दांत एक दूसरे के साथ चिपके रहते या। हैं, जुड़े हुए होते हैं ना, उससे एक दूसरे के, एक तो उनको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। दूसरा है कि हम खाना वाना खाते हैं, तो वो प्रोसेस वैसे, वो कुदरत ने वैसे ही डिज़ाइन किया है कि हमारे दांत ऐसे होते हैं। सपोज मेरे ये दांतों में से मेरा एक दांत निकल गया। ओके। ओके, अब होगा ये कि मेरे ये दोनों दांतों के लिए ये सपोर्ट चली गई, हाँ। है ना। और एक चीज़ है, इसको हम अपनी भाषा में ना पैथोलॉजिकल माइग्रेशन कहते हैं। ओके। जिसका मतलब ये है कि सपोज कोई 4 दांत थे एक साथ, 4 में से एक चला दांत गया। निकल गया। हाँ। अब होगा ये ना कि ये जो खाली स्पेस है ना, मेरे ये दोनों दांत नेचुरली कोशिश करेंगे इस स्पेस को भरने की। ओके। ये दांत मूव होना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, टाइम लगेगा इट बट टेक्स होगा। टाइम। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ये सीक्वल है। ये सपोज 5 साल 6 साल में ये चीज़ हमें दिखना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दांत निकलने के 5 साल तक आप वेट कर सकते हो। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने आपको बताया ना, आपके दांत आपकी हड्डी में लगे होते हैं। बेसिकली आपके दांत आपकी हड्डी में एक फाइबर की मदद से लगे होते हैं। ओके। ओके, जिसको हम पीडीएल कहते हैं। अब पीडीएल क्या है? पेरिडोंटल फाइबर कहते हैं, पेरिडोंटल लिगामेंटल फाइबर कहते हैं। इसमें 6 ग्रुप होते हैं, ठीक है, लिगामेंट्स के। अब होता ये है कि सबसे पहली बात तो, जब ये दांत हमारा आता है ना, हम कहते हैं ना दांत आ रहा है। दांत आ रहा है का मतलब दांत बेसिकली, सीरियसली दांत मूव होके बाहर आता है। ओके, वो कैसे होता है? ये पीडीएल की वजह से होता है, ये फाइबर की वजह से होता है। ये फाइबर उसको खींचता है। ओके। ओके, जब दांत हमारे, जब ऐसे हमने बाइट किया है ना, इस टाइम पे भी जो प्रेशर लग रहा है ना, वो कुछ प्रेशर मेरा पीडीएल अब्जॉर्ब करता है और कुछ प्रेशर मेरी बोन में जाता है। ओके, जब आपके मुंह में सपोज कोई दांत नहीं है ना, अब हमारे दांत सिर्फ ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, ऊपर भी तो दांत हैं, वो भी तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जब कोई आपका एक दांत निकल गया, जो इसके एडजेसेंट ऊपर दांत होगा ना, उसके ऊपर जो फाइबर है, वो फाइबर उस दांत को खींचना शुरू करेंगे। ओके। नीचे तो कोई दांत है नहीं जो उस दांत को रोक पाएगा। होगा ये कि जो आपका एंटागनिस्ट दांत होगा ना, सपोज आपका नीचे वाला कोई दांत निकला, जो इसके ऊपर वाला दांत होगा ना, उसका स्टॉप खत्म हो गया, वो दांत नीचे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके। उसकी वजह से जो आपके नीचे दांत की स्पेस थी ना, वो भी खत्म हो जाएगी, और ये दांत भी अपनी सॉकेट से बाहर आना शुरू हो जाएगा। इवेंचुअली आपको इस दांत में भी ठंडा गर्म लगेगा, और आप तंग होके लूज होने की वजह से इसको भी निकलवा दोगे। तो जब कोई एक दांत निकलता है ना, उसको लगवाना उतना ही ज़रूरी है जितना आजकल हम हेयर ट्रांसप्लांट को समझते हैं या फिलर्स को समझते हैं। फंक्शन, हमारे दांतों के बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारा मतलब पर्पस है उसमें। एस्थेटिक्स तो है ही है, आप दिखते कैसे हो, ये एक दांतों का रोल तो है ही है, बट उससे इम्पॉर्टेंट रोल एक है फंक्शन, काम करना। हमारे दांतों में भी ना भेदभाव होता है। जैसे आपके अगले दांत, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपके अगले दांत बहुत पतले हैं, आपके पीछे वाले दांत बहुत मोटे हैं। इनका काम है, ओके। इनके फंक्शन की वजह से ऐसा है। होता ये है, नेचुरल प्रोसेस ये है। जब आप खाना खा रहे हो ना, सपोज हम एप्पल की बात करते हैं, मैं पूछने वाला था इसके बारे में। जब आप एप्पल खा रहे हो ना, आपने एप्पल बाइट किया, आप अगले दांतों के साथ सिर्फ उसको बाइट करोगे, सिर्फ इंसाइज करोगे। इसीलिए इनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। इनका काम है सिर्फ इंसाइज करना, काटना, चबाना, जो हम च्यूइंग कहते हैं, वो हम पिछले दांतों पे करते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले दांत चौड़े होते हैं, इनके पास अक्लूजल टेबल होता है। हम जैसे कहते हैं ना कि टेबल है, टेबल के ऊपर सामान रखते हैं, सेम वे हमारे पिछले दांत चौड़े होते हैं टेबल की तरह, उनके ऊपर खाना आता है और फिर ऊपर वाला दांत आके उसको क्रश करता है। ओके। ये प्रोसेस होता है च्यूइंग का। ये अलग अलग दांतों का फंक्शन है।
सपोज आपका पीछे कोई एक दांत नहीं है ना, अब मेजर फंक्शन में अगर हम बात करें ना, जो आपके पीछे वाले दांत हैं जिनको हम मोलर्स कहते हैं, मोलर्स में फर्स्ट एंड सेकंड मोलर्स, थर्ड मोलर जो है वो हम नॉन फंक्शनल मानते हैं, वो अगर नहीं भी है तो काम चलता है। 2 मोलर्स होना बहुत ज़रूरी है, यही नहीं कि सिर्फ एक साइड, 2 मोलर्स 2 मोलर्स, सेम वे 2 मोलर्स 2 मोलर्स, कायदे से आपके मुंह में 8 मोलर्स होने चाहिए प्रॉपर खाने को च्यू करने के लिए, डिग्लूट करने के लिए। ओके, अगर आपका कहीं पे एक मोलर काम नहीं कर रहा है या आपका एक मोलर खराब है या टूटा हुआ है, इसका मतलब है कि जो उसका एंटागनिस्ट है ना, जो उसके ऊपर वाला है या नीचे वाला है, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो आपकी एक साइड, एक दांत ना होने की वजह से 50% कैपेसिटी पे आ जाती है। तो इसीलिए मैं बहुत स्ट्रेस देके कहता हूँ कि आपका एक दांत भी उतना इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी एक उंगली इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, सपोज आप कि आपका थंब नहीं है, आप बहुत सारी चीजें पकड़ नहीं पाओगे, सेम वे हमारे दांत भी उतने इंपॉर्टेंट है। तो आप बात कर रहे थे इम्प्लांट्स की या दांत को रिप्लेस करने की। सी, जब दांतों को रिप्लेस करने की बात करते हैं ना, तो बच्चों में हर बार दांत को रिप्लेस करना ज़रूरी नहीं होता। बच्चों में एक चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत होती है जिसको हम स्पेस मेंटेनर्स कहते हैं। ओके, कॉज सी, सपोज किसी बच्चे का 8 साल की उम्र में ये दांत टूट गया, ठीक है, से एक फर्स्ट मोलर टूट गया या केनाइन टूट गया, परमानेंट केनाइन आएगा लगभग 8.5-9 साल की उम्र में, 9.5 साल की उम्र में। ओके, तब तक उस स्पेस को मुझे खुला रखना है। अगर मैं उस स्पेस को मेंटेन नहीं करूंगा ना, मैंने आपको बताया ना, होगा ये कि साथ के दांत उसमें गिर जाएंगे। बच्चों में ये चीज़ जल्दी होगी क्योंकि नीचे से बहुत सारे दांत आ रहे होते हैं, प्रेशर होता है। ओके, वैसे में हमें ज़रूरत होती है उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए। उसके लिए बहुत ही छोटे छोटे से अप्लायंसेज होते हैं, या जैसे आपके दांतों के बीच में एक मेटल की रिंग बना दी जाती है जिसके वजह से वो दांत मूव नहीं कर पाते। उसका काम इतना ही होता है कि वो दांत के लिए जगह बना के रखेगा। जैसे ही आपका दांत इरप्ट होना शुरू हो जाएगा, आप मेंटेनर, स्पेस मेंटेनर निकाल दो, आपका दांत वहां पे आ जाएगा, आपका पर्पस सॉल्व हो गया। बट दुख की बात यह है कि हमारे पास परमानेंट दांत एक ही बार आते हैं। ओके, एक बार अगर आपका कोई परमानेंट दांत अगर मिसिंग है, निकल गया, तो आपका वो दांत कभी नहीं आएगा। वैसे में उसको रिप्लेस करना जरूरी है when we go for implants, या उसमें सी, दांत को रिप्लेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, आप इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हो कि रिमूवेबल और फिक्स्ड में। ओके, रिमूवेबल में आप रिमूवेबल पार्शियल, रिमूवेबल जैसे हो गए कि आपको उनको रात को निकाल के सोना पड़ेगा। ओके, एंड वो आपके टिश्यू के ऊपर रेस्ट करते हैं और आपका खाना खाने में मदद करते हैं। सोशली आपके पास दांत होगा, आपके मुंह में बेसिकली दांत होगा, बट वो आपको रात को निकालना पड़ेगा। ओके, दैट इज अ रिमूवेबल। इन केस अगर ना निकाले उसे, फिर सी, जब आप दांत ये रिमूवेबल डेंचर निकालते नहीं हो ना, होता ये है कि आपका जो रिमूवेबल प्रोस्थेसिस है ना, वो आपके म्यूकोजा के ऊपर रेस्ट करता है। ओके, म्यूकोजा या एडजेसेंट टूथ के ऊपर रेस्ट करता है। वहां से उसको स्टेबिलिटी मिलती है, वो हिलता नहीं है और प्रेशर लेता है। इसका मतलब है कि जब आपने वो लगाया हुआ है ना, आपके स्किन के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है। अब किसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर बना रहेगा, इवेंचुअली वो चीज़ डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। तो हमारी स्किन को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है, रिबाउंड करने की ज़रूरत है। उसके लिए उसको रात को निकालना ज़रूरी होता है। ये तो हो गया रिमूवेबल। ठीक है, रिमूवेबल में भी बहुत तरह के प्रोस्थेसिस बनते हैं, जैसे कास्ट पार्शियल्स हैं या एक्रिलिक है, ये मटेरियल्स हैं जिससे ये रिमूवेबल्स बनते हैं। दूसरा है फिक्स्ड ऑप्शंस। फिक्स्ड ऑप्शंस में आप समझ सकते हो कि 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, 2 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है आपके पास जी ब्रिज। ठीक है, जिसको हम एफपीडी कह देते हैं। ओके, एफपीडी का मतलब है कि फिक्स पार्शियल डेंचर। अब इसमें किया क्या जाता है, होता क्या है, सपोज मेरे ये 4 दांत थे, इसमें से मेरा ये दांत निकल गया, मेरे को यहाँ पे जी एफपीडी लगवाना है। एफपीडी कैसे लगेगा, जो मेरे इसके एडजेसेंट टूथ है ना,
अगर तो वो स्ट्रांग है। हाँ। इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं एफपीडी लगाने के लिए हम्म। कि जिन दांतों से आप सपोर्ट ले रहे हो वो दे नीड टू बी वेरी स्ट्रांग। ओके। ये हम अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत बार ऐसे केसेस देखने को भी मिलते हैं कि हमारे फेलो डेंटिस्ट ही एक वीकर अबटमेंट को यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे होना नहीं चाहिए था, स्टिल उन्होंने लगा दिया। लगा दिया। सी, जब हम एफपीडी की बात करते हैं, ब्रिज की बात करते हैं, उसमें होता क्या है? होता ये है कि जहाँ से आपका टूथ मिसिंग है, मैं उसके बगल वाले टूथ की सपोर्ट लूंगा और वो दांत को वहाँ पे लगा दूंगा। कैसे? मैं बगल वाले दांत की थोड़ी सी कटिंग करूंगा, ओके, वहाँ पे कैप की जगह बनाऊंगा, दोनों दांतों के ऊपर कैप्स आएंगे और जो बीच वाला दांत मेरा मिसिंग है वो उनके साथ जुड़ के बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ब्रिज की एक लिमिटेड लाइफ होती है। क्यों एक लिमिटेड लाइफ है? क्योंकि एक तो जो आपका दांत मिसिंग है ना, उसके फोर्सेस भी आपके एडजेसेंट टूथ ले रहे हैं। जो इस दांत के ऊपर जोर आना था वो आपके बगल वाले दांत ले रहे हैं। ओके। उसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे इस दांत की दांत जो लाइफ जो है कॉम्प्रोमाइज होती है। ओके, वी कैन नॉट से कि ये लाइफ लॉन्ग रहता है। ओके, नाउ अगर आप कह रहे हैं कि मुझे ना अपने साथ वाले दांत नहीं घिसाने, मेरे को साथ वाले दांतों के ऊपर कैप नहीं लगवाना, तो बेस्ट ऑप्शन हम पर्सनली भी यही मानते हैं और मोस्ट एडवांस्ड जो हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो यही है कि इम्प्लांट्स। नाउ एक इम्प्लांट क्या है? एक तो मुझे कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होती है जब कोई आगे मुझे कहता है कि स्क्रू लगवाना है। एक तो हम टर्मिनोलॉजीज अच्छी यूज नहीं करते। सी, आई साइंटिफिकली एक इम्प्लांट एक डेंटल डिवाइस है, ओके, जो कि टाइटेनियम से बना होता है। उसकी शेप स्क्रू जैसी होती है। ओके, जो मोस्ट वाइडली यूज्ड इम्प्लांट्स हैं उनकी शेप स्क्रू जैसी होती है, इसलिए कह देते हैं कि स्क्रू लगवाना है। ये सबसे गलत चीज है, ये बोलना बंद करिए। अब सुन लेंगे सभी अपनी बोल रहे हैं। बेसिकली डेंटल इम्प्लांट एक प्रोस्थेटिक डिवाइस है, एक डेंटल डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस है, जिसको हम आपके बोन में इंसर्ट करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपके दांत हड्डी में लगे होते हैं, दांत निकलने के बाद हड्डी खाली रह गई है। ओके, फिर हम उस बोन को यूटिलाइज करते हैं। हम कोई साथ वाले दांत को नहीं छेड़ते। जहाँ पे आपका दांत नहीं है वहाँ पे नीचे बोन प्रेजेंट है। हम उस बोन के अंदर उस डिवाइस को इंसर्ट करते हैं। ओके, और उसके ऊपर फिर हम कंपोनेंट्स लगाते हैं जिसके ऊपर हम दांत लगाते हैं आपका। ठीक है। नाउ हमने बात करी 72 आवर्स की। इसमें दो चीजें मेजर रोल प्ले करती हैं। एक तो है कि आपका प्रोफाइलेक्सिस कैसा है। ओके, आप अपने दांतों का ध्यान कितना रखते हो। सबसे पहले तो मैं वो चीज़ देखूंगा कि अगर आप अपने दांतों को मेंटेन कर रहे हो या आप मेरे दिए हुए डेंटल इम्प्लांट को मेंटेन कर सकते हो, तब हम इमीडिएट लोडिंग की बात करेंगे। देखो, जब मैंने आपकी बॉडी में इम्प्लांट को डाल दिया, अब यहाँ से मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूं आपकी बॉडी में, मैं अलाउ करूं आपकी बॉडी को कि इसके इर्द गिर्द हड्डी को बनाए, और फिर मैं उसके ऊपर दांत लगाऊं जब मेरा इम्प्लांट बिल्कुल मजबूत हो जाए, जब वो इंटीग्रेट हो जाए। इसमें डेंटिस्ट्री में एक टर्म यूज़ करते हैं, इम्प्लांटोलॉजी में हम एक टर्म यूज़ करते हैं, ऑशियो इंटीग्रेशन, जिसका मतलब है हड्डी बनना। मेरे इम्प्लांट के इर्द गिर्द कितनी हड्डी बनी है, कैसी हड्डी बनी है, वो ऑशियो इंटीग्रेशन है। इस पे डिपेंड करता है कि मैं ऊपर दांत कब लगाऊंगा। ओके, जब हम दांत लगाने की बात करते हैं ना, यहाँ पे दो तरीके से दांत लगाते हैं हम। एक है इमीडिएट लोडिंग, एक है डिलेड लोडिंग। ओके, ओके, जो है डिलेड लोडिंग, इसमें हम मिनिमम 70 डेज वेट करते हैं। 70 दिन का टाइम हम मानते हैं कि एक बोन सेल को लगता है फुल्ली कैल्सीफाई होने में। ओके, तो 70 दिन का वेट किया जाता है ताकि हमारे इम्प्लांट के इर्द गिर्द की हड्डी बिल्कुल मजबूत हो जाए, हमारा इम्प्लांट इंटीग्रेट हो जाए, जोर लेने लायक हो जाए, तब मैं उस पर दांत लगाऊं। नाउ एक दूसरा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट लोडिंग प्रोटोकॉल। जो हमने बुक के बारे में बात करी थी वो बेसिकली इसी टॉपिक के बारे में बात करती है।
कि हम विद इन 72 आवर्स वहाँ पे दांत कैसे लगा सकते हैं। इसमें दो चीज़ें बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। पहला है कि डिज़ाइन ऑफ माय इम्प्लांट, कि मैं किस तरह का इम्प्लांट डाल रहा हूँ। जब हम इमीडिएट लोडिंग करते हैं ना, हम सेल्फ एंगेजिंग इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, एक्टिव इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। बेसिकली जब वो इम्प्लांट को हम हड्डी के अंदर इंसर्ट करते हैं ना, वो सेल्फ लॉक हो जाते हैं हड्डी के अंदर जाके। उसके थ्रेड्स जो हैं, कटिंग थ्रेड्स होते हैं, वो बोन को काट के अंदर जाते हैं और वो वहीं पे लॉक हो जाएंगे। तो वैसे में वो जब मैं इम्प्लांट डालता हूँ आपके बॉडी के अंदर, वो उस मोमेंट से ही इतना मजबूत होता है कि वो आपका लोड ले सकता है। लोड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अगले दिन से ही चने खाना शुरू कर दोगे। इसका मतलब ये है कि आप सॉफ्टवेयर डाइट से शुरू करोगे और एटलीस्ट 6 वीक्स तक बहुत ही सॉफ्ट डाइट मेंटेन करोगे, उसके बाद आप नॉर्मल डाइट पे आ सकते हो। इसका फ़ायदा ये है, इमीडिएट लोडिंग जो प्रोटोकॉल है, इसका फ़ायदा ये है सर कि जब आप इम्प्लांट करवा रहे हो, आपको एक तो नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स कम हो जाती हैं। सपोज मैंने आज इम्प्लांट किया, मैं 3 महीने बाद आपको फिर बुलाऊंगा, फिर आपकी एक माइनर सर्जरी होगी जिसको हम सेकंड स्टेज सर्जरी कहते हैं। जब हम डिलेड लोडिंग करते हैं ना, जब हम इम्प्लांट को छोड़ते हैं, तो इम्प्लांट को बेसिकली बॉडी के अंदर डाल के ऊपर से बंद कर दिया जाता है। ऊपर आपके इम्प्लांट के ऊपर स्किन आ जाता है। सेकंड स्टेज सर्जरी में हम ये करते हैं कि हम उस इम्प्लांट को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ से एक्सपोज करते हैं। इम्प्लांट को खोल के वहाँ पर हम एक कॉम्पोनेंट लगाएंगे जो कि स्किन की ग्रोथ करेगा हमारे वहाँ पे। ओके, फिर वहाँ से बेसिकली एक कनेक्शन बन जाता है, आपका इम्प्लांट वहाँ से खुल जाता है। ओके, फिर मैं वहाँ पे दांत लगा सकता हूँ। जब हम इमीडिएट लोडिंग करते हैं ना सर, आपको ये सब एक्स्ट्रा अंडर द नाइफ जाने की जरूरत नहीं रहती। एक तो आपका टाइम बचता है, सेकंड थिंग आपको बार बार अपॉइंटमेंट्स के लिए आना नहीं पड़ता, आपको बार बार सर्जरी से नहीं जाना पड़ता, बार बार पेन नहीं लेना पड़ता। थर्ड थिंग, पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज कि, एंड आपको मैं हज़ारों आर्टिकल्स कोट कर सकता हूँ जो कि कहते हैं कि इमीडिएट लोडिंग के केसेस में ज़्यादा बेटर हीलिंग देखी जाती है। ओके, रेदर देन अदर वन। या तो इसको बहुत सारे डेंटिस्ट हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, बट आई कैन कोट थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल विच से कि इमीडिएट लोडिंग की बोन क्वालिटी इज मच बेटर देन अ कन्वेंशनल वन। सो लेट इट बी। ये सी, वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, बट पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज इमीडिएट लोडिंग जो है, दैट बेसिकली सेव्स योर टाइम एंड सेव्स योर सफरिंग। आई वोंट से सफरिंग, सो सेव्स योर डिस्कम्फर्ट। हाँ, ये तो हमने बात करी बेसिकली इम्प्लांट्स के बारे में ना। तो एक और इसका अल्टरनेटिव नहीं कह सकते, रिलेटेबल टर्म्स है, लाइक ब्रेसेस बोलते हैं, इनविजिलाइन बोलते हैं, उनके बारे में बताइए थोड़ा। जैसे हमने बात करी ना कि बहुत सारे लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि होते क्यों हैं। देखो, कुछ % तो इसमें रोल है आपके जेनेटिक्स का। अगर आपके मम्मी पापा के दांत ज़्यादा बाहर हैं या ऊबड़ खाबड़ हैं या टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ चांसेस हैं कि हाँ आपके दांत भी वैसे होंगे। ओके, बट उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कई बार बच्चे को रोने की आदत है, हमने उसके मुंह में निप्पल रख दिया। ओके, बच्चे को आदत पड़ गई कि निप्पल चूसते रहना है। जब उसको निप्पल नहीं मिलेगा वो अंगूठा डालेगा मुंह में या अपना ही लिप बाइट करेगा। तो बेसिकली होता ये है, जब बच्चा अंगूठा चूस रहा है ना, तो बेसिकली वो नीचे वाले दांत से उसको दबा रहा है। वो दबाने से हो ये रहा है कि वो एक तो अपने पैलेट को पुश कर रहा है, जो उसका तालू है ना, वो उसको धक्का लग रहा है, और जो आगे वाले दांत हैं उनको भी धक्का लग रहा है, ये बाहर आ जाएंगे, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। ओके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी होती हैं। कुछ बच्चे रात को सोते वक्त मुंह में कुछ रख के सोएंगे, तो ये हैबिट्स एक तो नहीं होनी चाहिए। या कुछ बच्चे मुंह खोल के सोएंगे। सी, जब आप सांस छोड़ रहे हो ना, ये भी हवा से भी प्रेशर लग रहा है। इसकी वजह से भी ओपन बाइट हो जाती है। जब आप दांत बंद करोगे, आपके दांत आपस में मिलेंगे ही नहीं आगे से। ये हवा से हो रहा है, ये समझ रहे हो? ये इतनी फ्रेजाइल चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई दोहा था कि रस्सी बार बार चलने से पत्थर पे निशान आ जाता है।
इट्स सेम एज दैट ओनली। जब आप बार बार एक रिपीटेड फोर्स लगा रहे हो ना, तो आपके दांत मूव होना शुरू हो जाते हैं। नाउ जब आपके दांत आप अपनी आर्च फॉर्म से बाहर जाते हैं ना, तब उनको ठीक करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। सबसे पहले तो आपकी स्माइल है, आपकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी। आपके दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो जब भी आप मुंह खोलोगे वही दिखेंगे। ओके। दूसरा है कि जब हम इनको ठीक करने की बात करते हैं ना, इसमें भी हमारे पास एक दो ऑप्शंस हैं। जैसे एक तो है ब्रेसेस। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मुंह में ब्रैकेट्स लगे होते हैं, तार लगी होती है, उसको हम ब्रेसेस कहते हैं। ये तो कन्वेंशनल मेथड है, ये पिछले 40-50 साल से होता आ रहा है। अब एक इसी का ही एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन है। मॉडर्नाइज्ड वर्जन किन तरीके में है कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। ब्रेसेस थोड़े से डिस्कम्फर्ट ज़रूर देते हैं इनिशियली, जब लगाए जाते हैं थोड़ा सा इरिटेशन होता है, खाने पीने में आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, खाना फंसता है। इसको ट्रबल शूट किया गया है। बेसिकली इसी ट्रबल को ख़त्म करने के लिए हम अलाइनर्स यूज़ करते हैं आज की डेट में। नाउ अलाइनर्स क्या हैं? बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती हैं। वो आपको पहननी है दिन में अराउंड 12 से 14, 16, 18 घंटे। जब आप खाना खा रहे हो आप रिमूव कर सकते हो, कंफर्टेबली खाना खा सकते हो। एंड बेसिकली इट्स लाइक मोर इजी टू यूज़। और आपको वो माइक्रो मूवमेंट्स करता रहता है। होता ये है कि जब आप अलाइनर लगाते हो, वो दांतों पे कुछ फोर्सेस लगाता है, दांत थोड़े से हिलेंगे। जब उस अलाइनर की मूवमेंट चेंज होगी, आप नया सेट यूज़ करोगे। बेसिकली अलाइनर्स के केस में आपका जो आउटकम आने वाला है, जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होगा, जो आपके दांत दिखेंगे, ये हम ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही देख सकते हैं। ओके। आजकल देर आर सो मच ऑफ एडवांसमेंट्स कि इंट्राओरल स्कैनर्स हैं, एक्सट्राओरल स्कैनर्स हैं। हम स्कैनर्स में स्कैन करके आपको विद द हेल्प ऑफ AI एंड आर दीज सॉफ्टवेयर्स हम आपको विद इन सेकेंड्स दिखा सकते हैं कि आपके ट्रीटमेंट का आउटकम क्या आएगा। तो आज की डेट में जिन्होंने आज से 10 साल पहले ब्रेसेस लगवाए होंगे, जैसे मैं हूँ, तो आई नो कि कितना डिस्कम्फर्ट था उस टाइम पे। आज की डेट में तो इनफैक्ट ब्रेसेस भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं एंड मच मोर सोफिस्टिकेटेड ब्रेसेस अवेलेबल हैं, जो कि इतना डिस्कम्फर्ट नहीं देते हैं। बट स्टिल वो जो खाना फंसना, ये सब चीज़ें तो आज भी हैं उनके साथ। तो अगर आप वो डिस्कम्फर्ट नहीं चाहते हो तो यू कैन स्विच टू अलाइनर्स। उसमें बेसिकली आपको एक ट्रांसपेरेंट प्लेट पहननी है। दिन में अपने कंफर्ट के हिसाब से जब आप खाना खा रहे हो, उनको उतार के परफेक्टली जैसे आप खाना खाते हो वैसे खाना खा के अच्छे से क्लीन करके वापस से पहन लो। आपका ट्रीटमेंट भी चलता रहेगा, साथ साथ आपकी कोई डे टू डे लाइफ भी इंटरप्ट नहीं होगी उससे। यू कैन से कि हाँ, मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ ब्रेसेस कह सकते हो आप अलाइनर्स को। एंड थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट है, ज़्यादा प्रिडिक्टेबल ट्रीटमेंट है। एंड definitely if you are like having some crooked teeth, you can definitely go for aligners. Okay, so like do you think कि braces के comparison में aligners are way more comfortable? Yeah, in terms of comfort definitely. Or in term of result? See, दोनों के रिजल्ट्स में एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं है। सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन इनफैक्ट आपके अलाइनर्स के केसेस में कम है। ओके। सी, जब आप ब्रेसेस लगवा रहे हैं ना, प्रैक्टिकलिटी है ना कि डॉक्टर आपको हफ्ते में 2 बार आके नहीं देख सकता। ओके। तो डॉक्टर आपको महीने में आपको एक बार ही देखेगा। आपकी ऑर्थो जो विजिट है वो आपकी महीने में एक बार ही है। डॉक्टर आपको जब देखेगा, आपकी वायर चेंज करेगा या उसको टाइटन अप करेगा या जो भी रिप्लेस होना है वो करेगा। इट मीन्स कि आपको एक महीने में एक बार आपके दांतों के ऊपर फोर्स लग रहा है। जब वो मूवमेंट होगी आपके दांत वहीं पे रुक गए। समझ रहे हैं? जबकि इन केस ऑफ अलाइनर्स, जब आपकी वो मूवमेंट लगना बंद हो गई, ठीक है, हम सेट चेंज कर रहे हैं 10 दिन बाद। इट मीन्स कि आपके दांतों के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं अलाइनर्स में ज़्यादा कंटिन्यूस फोर्सेस हैं। ओके। तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा जल्दी ट्रीटमेंट ख़त्म करेगा। ओके। तो
हाँ, in terms of duration and comfort, Comfortability. aligners are much more better than the conventional braces. ओके, तो ये तो बात हुई हमारी है ना ब्रेसेस के बारे में। हमने लाइक ओरल कैंसर एक टर्म है, बहुत लाइक प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते हैं लोग। और इसके अलावा एक मैंने मिथ भी देखा है, मिथ के बारे में हमने बहुत कुलिप इज रिलेटेबल विद कैंसर। Very honestly speaking, बहुत बुरा लगदा है कि ਆਪਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਓਰਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੂਲ ਲਿਪ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰ, ਓਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, टोबैको हो गया, सिगरेट्स हो गई, या जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग जानते होंगे, या बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कई बार टोबैको में चूना भी यूज़ किया जाता है। आपने घरों में देखा होगा, जब चूना कराते हैं तो चूने में पानी डालते हैं एक रात पहले, और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फटता है, रिएक्शन होता है। चूना जब भी पानी के साथ कांटेक्ट में आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, चूना जब हमारे मुंह में सलाइवा में जाएगा, सलाइवा के साथ कांटेक्ट में आएगा, थूक है, थूक में 99% पानी है, वो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, गरम गरम फील होता है, और लोगों को लगता है कि वो हाई हो रहा है या नशा है, या उसकी आदत पड़ जाती है। उसकी वजह से जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर जगह पे लगाते हैं, वहाँ पे वाइट पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। ओके, एंड दीज वाइट लीजन्स कैन अल्टीमेटली कैन लीड इनटू कैंसर्स। ये बेसिकली बॉडी की पहली रिएक्शन होती है आपको ये बताना कि ये जो कर रहे हो आप, ये गलत है। होता ये है कि जहाँ पे हम बार बार वो टोबैको रखते हैं, वहाँ पे सर्टन अमाउंट ऑफ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वहाँ पे सर्टन अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ओके, जिनकी वजह से हमारी स्किन उसके प्रोटेस्ट में हमारी स्किन को सख्त करना शुरू कर देती है, या केराटिनाइजेशन हो जाती है स्किन की वहाँ पे, जिसकी वजह से हमें वाइट वाइट पैच दिखते हैं। वो अल्टीमेटली ज़रूरी नहीं है कि 100% आगे चल के कैंसर ही बनेगा। आई डोंट वांट टू स्केयर द पीपल, मैं लोगों को डराना नहीं चाह रहा, बट हाँ, इन चीज़ों से कैंसर होने के चांसेस 50% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड हम तो हाथ जोड़ के यही अपील करते हैं कि प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। ओके, ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है, अगर बनी होती तो इनको डाइजेस्ट करने का तरीका भी होता। ओके, इनके रिएक्शन में हमें कैंसर नहीं हो रहे होते। ओके, सो जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहिए। अगर आप कर भी रहे हो तो एटलीस्ट गेट योरसेल्फ चेक्ड, अपना चेकअप ज़रूर कराइए। अगर आपको ऐसे वाइट पैचेस हैं, जिसको हम लूकोप्लेकिया कह देते हैं, या रेड पैचेस भी हैं, या बहुत ज़्यादा ब्लड आता है आपके मुंह में, डोंट इग्नोर दिस थिंग्स, डोंट इग्नोर दिस सिग्नल्स, प्लीज़ गेट इट चेक्ड। ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एज अ डॉक्टर आंसर करना आपने। आप सेब खाते हो? बिल्कुल खाते हैं। वो कोट फिर गलत है क्या? नहीं, ये वैसे पूरा कोट नहीं है। ओके, इंजेक्शन जैसा ये भी है। ये भी मिथ ही है, बट हाँ, डेफिनेटली एप्पल इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, लेने चाहिए। फ्रूट एटलीस्ट आपको दिन में 1 या 2 फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए। ओके, एंड सिट्रस फ्रूट अगर आप ले रहे हो तो उसके बाद एटलीस्ट अच्छे से रिंस ज़रूर करिए। ओके, सिट्रस फ्रूट्स में थोड़ा एसिडिक नेचर होता है, जैसे संतरा हो गया, या मौसम्मी हो गई, या अनानास हो गया, पाइनएप्पल, ये एसिडिक होते हैं। तो इनको अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली इनके बाद अच्छे से ब्रशिंग ज़रूर करिए। ओके, एंड एटलीस्ट 1 या 2 फ्रूट दिन में ज़रूर हमें कंज्यूम करने चाहिए। जितना हो सके ग्रीन लीफ लीजिए, और डेंटिस्ट के पास रेगुलरली एटलीस्ट 6-8 मंथ्स में ज़रूर जाइए। ओके, बाकी डॉक्टर रमनदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आपसे बात करके हमें इन डेप्थ बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए पता लगा, एक नॉलेज इन्हांस मेरी खुद की भी हुई, आई होप सो ऑडियंस की भी होगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी फॉर मोर सच अपडेट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और एपिसोड देखने के लिए द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ फाउंडर्स अड्डा। थैंक यू सो मच।